नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अपने घर पर वैश्विक महामारी के कारण घर पे बैठे हुए हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए हम घर पे रहकर अपने पढ़ाई का कार्यक्रम रखें, क्योंकि विद्यालय बंद होने के कारण सबसे बड़ी असुविधा शिक्षा को लेकर। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रिय बच्चों, हम आगामी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। विद्यालय की तरफ से हम लोगों को आपको यह बताने के लिए दिशा निर्देशित किया गया है कि बच्चों के शिक्षा से संबंधित जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में बताया। आज हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के विषय में आपको कुछ बताएं। जैसे हमारे नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में पहला पाठ शीत युद्ध का है। शीत युद्ध क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों शुरू हुआ और शुरू होने का क्या कारण है। सबसे मुख्य चीज यह है, शीत युद्ध होने का प्रमुख कारण देश और विदेश या कह लीजिए पूरे विश्व में दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का आपसी टकराव रहा। वैसे देखा जाए तो शीत युद्ध का प्रारंभ अप्रत्यक्ष रूप से 1917 में ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन मित्र राष्ट्र के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ और ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में जापान, इटली और जर्मनी। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो दोनों महाशक्तियों का आपसी द्वंद्व सामने आ जाता है। दोनों महाशक्तियों में अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था की तरफ पूरे विश्व को अलग अलग ध्रुवों में बांट देते हैं। रूस साम्यवादी व्यवस्था को थोपने के लिए, समाजवाद को थोपने के लिए सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप को दो भागों में बांट देता है। पूर्वी यूरोप वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक बन जाता है और पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक बन जाता है। अब आपस में दोनों महाशक्तियों की तरफ से एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता का स्वरूप तैयार हो जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह शीत युद्ध के कारण कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे विश्व के पटल पर उभरती हैं। सबसे पहले हम यह ध्यान देते हैं कि रूस अपने साम्यवादी विस्तार के लिए
अधिक से अधिक देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। अमेरिका भी अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने समर्थक देशों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इन दोनों के शीत युद्ध के कारण किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखने में तो लगता है कि दोनों युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन शीत युद्ध एक वाक युद्ध बन करके रह गया। हथियारों की होड़ लग गई, अधिक से अधिक हथियार उत्पादन किए जाने लगे। एक देश दूसरे देश को अपने हथियारों की आपूर्ति प्रारंभ कर दिया। परमाणु बम को बनाने की भी होड़ लग गई। संयोग जिस समय अमेरिका जापान पर अपना परमाणु परीक्षण करता है, उसी को ध्यान में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस भी परमाणु परीक्षण करता है। उस परमाणु परीक्षण रूस के द्वारा किए जाने के कारण शीत युद्ध जो है और तेजी के साथ विश्व के मानस पटल पर उभर करके आता है। अब आगे हम देखते हैं शीत युद्ध के आधार पर अमेरिका नाटो की स्थापना करता है। नाटो एक सैनिक संगठन जिसमें विश्व के 12 देश भाग लेते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 को होती है। परिणाम यह होता है कि अमेरिका अपने नाटो सदस्यों के लिए ये घोषणा करता है कि यदि विश्व का कोई भी देश हमारे नाटो सदस्य के ऊपर आक्रमण करता है, तो यह मान लिया जाता है कि 12 देश के ऊपर एक साथ आक्रमण हुआ है। तो उसकी प्रतिक्रिया में सभी नाटो देश मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं या करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न। ठीक उसी के विरुद्ध 1955 ईस्वी में रूस ने क्या किया कि वारसा संघ का गठन किया। यह भी एक सैनिक संगठन था। इसका भी उद्देश्य नाटो सैनिकों की तरह ही था, और यह भी ये चाहते थे कि जैसे नाटो का जो सर्कुलर है या जो सिस्टम है, उसी तरह से वारसा संधि का भी सिस्टम रहेगा। इस तरह पूरा विश्व शीत युद्ध की चपेट में आया। संयोग उसी समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वाम्बे एनाकुमा ने एक नए संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यह देश मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखे और उसका पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में किया गया। ये मान लीजिए कि उस सन 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या? अब इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तात्पर्य यह था कि
हम तटस्थ रहें, क्योंकि विश्व तो दो ध्रुवों में बढ़ चुका, दो महाशक्तियों के में विभाजित हो चुका था, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये चारों देश मिलकर के जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किए, तो इन लोगों ने अपनी गुटनिरपेक्षता के क्षेत्र को व्यापकता देने के लिए उन्होंने उन देशों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जो उस समय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिए थे। जब ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिए थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए गुटनिरपेक्ष सदस्य देश अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि हम तटस्थ रहते हुए कार्य करें। इसमें तटस्थता का तात्पर्य क्या है कि हम न अमेरिका की तरफ मेरा झुकाव होगा, न सोवियत संघ की तरफ झुकाव होगा, लेकिन हमें दोनों देशों से किसी भी प्रकार की शिकायत भी नहीं होगी। हम दोनों देशों के साथ हैं, लेकिन एक तरफा हम किसी भी देश के साथ कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हम तटस्थता के राह रहते हुए हम अपना कार्य करेंगे, हम अपना विकास करेंगे। बाद में एक दूसरी घटना घटती है सन 1951। वह घटना जो है विश्व को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देती है, जहां दो ध्रुवीय अवस्था में पूरा विश्व परेशान था, दो महाशक्तियों के बीच में। उसी समय एक महाशक्ति आर्थिक, सामरिक हर तरह से कमजोर हो जाती है, वह शक्ति सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और विघटन के बाद केवल विश्व में एक महाशक्ति का स्वरूप रह जाता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं पर शीत युद्ध, तनाव, शैथिल्यता या दितांत के रूप में परिलक्षित हो जाती है। कहने का मतलब ये हमारे तात्पर्य है कि एक महाशक्ति का कमजोर होना और दूसरी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देशों का उभरना, यह पूरे विश्व में एक नया आयाम पैदा है। बाद में चल करके 1991 के बाद से आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने को स्थापित कर लिया है। यही शीत युद्ध का एक स्वरूप है। फिर एक बार हम दोहराना चाहते हैं आपको, जंगली तौर पर शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में जन्म लेता है। अनेक प्रकार की शीत युद्ध में घटनाएं घटती हैं और यह घटनाएं विश्व को दो भागों में विभाजित कर देती हैं और इसमें अनेक रूप से विश्व का जो एक आधार स्तंभ निश्चित होता है, उस आधार स्तंभ के आधार पर विश्व अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव को देखता है। लेकिन वर्तमान समय में हम यह देखें तो सबसे मुख्य चीज यह है कि पूरे विश्व में हम स्वयं गुट निरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत को अपनाते हुए, भारत की नीतियों को अपनाते हुए हम पूरे विश्व के प्रत्येक देशों के साथ सामंजस्य और भाईचारे का संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब हम हमारे कक्षा 12 के बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे शीत युद्ध के पाठ में आपको मुख्य रूप से शीत युद्ध क्या है, वर्षा संधि क्या है, नाटो क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने की क्या आवश्यकता
को हम एक समरूपता के साथ इसको तैयार करके रखें, जिससे ये आभास हो कि हम आने वाले बोर्ड की परीक्षा में इसका हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट